अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस साउथ सेंट्रल मतदार संघ में निर्वाचन क्षेत्र में बीड़ा उठाया है कि अबुल हसन खान को इंशाल्लाह हम 2024 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से बनाने जा रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से साउथ सेंटर इस लोकसभा क्षेत्र में एक मजबूत कैंडिडेचर देने का काम किया गया अबुल हसन खान। हम ये देखते हैं कि साउथ सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र जो है ये पिछले 40 सालों से सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी और पिछड़े मतदाताओं का मतदार संघ रहने के बावजूद इसके ऊपर राजनीति तो बहुत की गई, लेकिन यहाँ पर न्याय देने का काम नहीं हुआ। 1971 में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले अब्दुल कादर सालेबॉय इस निर्वाचन क्षेत्र से खासदार बने हुए हैं और 2 चुनाव पहले प्रिंसिपल सोहेल लोखंडवाला 100-125 वोटों से यहाँ हारे हुए हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में माइनॉरिटी मुस्लिम्स और अम्बेडकरवादी समाज रहते हुए कभी भी किसी भी सेक्युलर पार्टी ने उनको चुनकर लाने के लिए जोर नहीं लगाया। ठीक उसी तरह जैसे औरंगाबाद के अंदर 25 सालों से कांग्रेस एनसीपी मिलकर वहाँ पर खुद की सीट और किसी मुस्लिम को चुनवा कर नहीं ला पाई थी, वही काम आज अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस साउथ सेंट्रल मतदार संघ में निर्वाचन क्षेत्र में बीड़ा उठाया है कि अबुल हसन खान को इंशाल्लाह हम 2024 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से बनाने जा रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पर पिछली बारी में सेना भाजपा एक साथ लड़कर 4,06,000 पर सीट निकली हुई है और अब आप देखते हैं कि जो सेक्युलर पार्टी के लोगों ने आपको आज तक सेना भाजपा से डरा कर वोट लिया है, आज वो एक भी सेक्युलर पार्टी मैदान में नहीं है। आपके सामने विकल्प बुरा और बहुत बुरा ही है, इसलिए आज एक विकल्प देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने यहाँ पर किया हुआ है और हम जानते हैं कि इस बार 100% वंचित बहुजन आघाड़ी के जो उम्मीदवार है अबुल हसन खान इस साउथ सेंट्रल से चुनकर आ रहे हैं। 40 सालों में हमने जिनको वोट दिए वो आज विकल्प के तौर पे सामने नहीं है, लेकिन अब हम एक ऐसा विकल्प खड़ा करेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले 40 सालों तक हमारा यह विकल्प यहाँ निर्वाचन क्षेत्र के काम आएगा। अब आपके कोई क्वेश्चन है? लेकिन जिस तरीके से प्रकाश अम्बेडकर ने आने वाले पिछले चुनाव में ओवैसी साहब से गठबंधन किया था, उसके बाद उस गठबंधन को तोड़ दिया, क्या कारण था कि गठबंधन को तोड़ दिया गया है? और क्या प्रकाश अम्बेडकर दिखाना चाहते हैं कि मैं मुसलमानों की आवाज़ हूँ? दिखाने चाहते हैं। पिछले 5 साल में मुझे बताइए NRC के वक्त कौन से पार्टी का नेता रास्ते पे उतरा? कौन से पार्टी का नेता रास्ते पे उतरा महाराष्ट्र की राजनीति में? आप बताइए मुझे। जब आपको यहाँ पर भोंगी की राजनीति की गई तब कौन से पार्टी का नेता रास्ते पे उतरा? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हो रही थी तब चुनकर आए वाले 70 साल से वोट लिए हुए किसी भी पार्टी के किसी भी धर्म के नेता ने उपाय नहीं निकाला। पैगंबर बिल का प्रपोजल बनाकर अम्बेडकर साहब ने उपाय निकाला। जब औरंगजेब टीपू सुल्तान के स्टेटस को लेके दंगे और फसादात हो रहे थे उस वक्त में किसने आवाज़ उठाई? किसने औरंगजेब के मज़ार पे जाके उस मामले को रफा दफा करते हुए ये कहने की जुर्रत दिखाई कि मैं यहाँ पर आया हूँ, अब मुझ पर गुनाह दाखिल करके दिखाओ? नहीं तो पुलिस स्टेशन में सर्रास तौर पे हम देख रहे हैं कि मामले दर्ज हो रहे थे। जब भी कोई भी मुसीबत आई हर बार वो उठे हैं। और साहब आपकी जानकारी लीजिए, हमने गठबंधन नहीं तोड़ा है। उस गठबंधन का लाभ अगर किसी को मिला, फ़ायदा किसी को मिला तो वो मजलिस को मिला था वंचित बहुजन आघाड़ी की बदौलत, और वो फ़ायदा लेने के बाद इम्तियाज़ जलील खुद लेटर निकाल कर वो आघाड़ी के बाहर हो गए। उन्होंने सब्र से काम नहीं लिया, उन्होंने अपना सियासी ज़र्फ़ नहीं दिखाया, उसका नुकसान हुआ। अब हमने ये तय किया कि खुद वंचित की बहुत बड़ी लीडरशिप आप देख रहे हैं कि मुंबई प्रदेश का अध्यक्ष यहाँ पर हमने मुस्लिम को दिया है। महाराष्ट्र कमेटी के अंदर कई मुस्लिम चेहरे हैं। महाराष्ट्र के कई ज़िलों पर हम माइनॉरिटी सेल में नहीं डालते हैं, हम फादर बॉडी पेरेंट बॉडी में अहम जिम्मेदारी पे देते हैं। इसलिए हमें लगता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी मुसलमानों के लिए एक बेहतर विकल्प है। सर पहले बीजेपी से गठबंधन टूटने के बावजूद अकोला से MIM ने आप लोगों को समर्थन किया, इसके बावजूद आपने औरंगाबाद से हमने मांगा नहीं था, हमने मांगा नहीं था, पहली बात। दूसरी बात है कि उन्होंने हमको कोई भी समर्थन दिया ऐसा पत्र हमको नहीं मिला। उनके भाषण की कोई क्लिप वायरल हुई है लेकिन आधिकारिक पत्र नहीं मिला, और उन्होंने हमको समर्थन देने से पहले हमारा उम्मीदवार जाहिर हो चुका था, इसलिए वो तो सवाल ही नहीं, उन्होंने वैसे हमको मांगा भी नहीं। सर पहले महाविकास आघाड़ी के साथ जाने का पूरा सब कुछ बन चुका था, मीटिंग्स भी हो रही थी, 6 सीट का प्रस्ताव भी दिया गया था महाविकास आघाड़ी की ओर से, आखिर फिर 7 सीटें उतार कर मैदान में उतरने का क्या कारण है? आपको मैं कहता हूं कि 6 सीटों का प्रस्ताव लिखित रूप में
ईमेल पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप मुझे लाकर बता दें, हम राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने हमको 4 सीट का पहले और बाद में 5 का आंकड़ा बोला है। आपको हम बताएं 2019 में हमने इस महाराष्ट्र की 16 लोकसभा की सीटें ऐसी है जहां हमको 3 लाख से ज़्यादा, 3 लाख, पौने 3 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख, पौने 2 लाख वोट हमको मिले हैं 16 जगह पे, 16 लोकसभा में। और जो सीटें वो हमको दे रहे थे, अकोला छोड़कर जो सीटें दे रहे थे, वो सीटें ऐसी जगह है जहाँ हम चौथे 5वें नंबर पर नहीं थे। यानी उनके साथ आघाड़ी में जाकर 100% हारने की बजाय अपने बल पर जीतने की राजनीति को प्रीफर करना, ये आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जी का फैसला था। दूसरी बात है कि वो खुद कहते हैं कि भाई अगर हम आघाड़ी में आते तो 40 सीटें हम जीतने वाले हैं। आप उसका 10%, 15% तो दो, जो सीटों पे हमारा वोट है वो सीटें तो हमको दो। लेकिन आपने देखा है कि यह पार्टियां आपको कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं देगी। इनको माइनॉरिटीज़ और पिछड़े तबक़ात की नुमाइंदगी नहीं चाहिए। ये पिछले 40-50 सालों से हम ये तजुर्बा लेते आए हैं। चौथे 5वें नंबर की पार्टी को अगर सर सीट दे दिया जाएगा, जिस हिसाब से प्रकाश अम्बेडकर साहब ने 35 सीट की डिमांड की थी, तो ये तो पार्टी का बेस ही नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। आप झूठ बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं। आप पत्रकार हो के आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। 35 सीटों की डिमांड तो छोड़ दो, एक भी फिगर की डिमांड हमने की वाला एक लेटर बताइए। जब इन्होंने हमको ऐसी सीटें दी जहां हमारे पास में वोट ही नहीं है और हमको जहां लाखों के वोट है वो सीटें नहीं दी, तब हमने 17 की लिस्ट देकर कहा था ये 17 लोकसभा की सीटें जहां हमारे को लाखों के वोट है, इनमें से कौन सी और कितनी सीटें देते हो बताओ। उसके बाद उन्होंने किसी मीटिंग में हमको बुलाया नहीं है। ये जानकारी, सच्ची जानकारी पत्रकारों को नहीं है तो आवाम तक तो गलतफहमियां, प्रोपेगेंडा मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया जो करता है वही आपके भी कानों पे जा रहा है। इससे पता चलता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के चरित्र पर कीचड़ उछालने का काम जो मोदी मीडिया करता है वही आम लोगों तक जाता है। आप तक ही अगर सही जानकारी नहीं है पत्रकारों तक, तो आम लोगों तक क्या जानकारी होगी। सर एक सवाल करना चाहता हूँ, और कैंडिडेट आपके उतरे हैं, मुस्लिम एरिया आप बता रहे हैं, किस तरह आह्वान करेंगे लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे, ज़्यादा करके मुस्लिम समाज से, क्योंकि जैसे उन्हें राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उन तक कुछ पहुँचता नहीं, क्या करें? मैं मुस्लिम समाज से पूछना चाहता हूँ कि आज़ादी के पहले 8 से 10 बार मुसलमान को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदर बनाने वाली कांग्रेस ने आज़ादी के 77 साल में आज तक ना तो देश के कांग्रेस संगठन का अध्यक्ष बनाया, ना महाराष्ट्र के कांग्रेस संगठन का अध्यक्ष बनाया। जो अपनी जमात, अपनी पार्टी का अध्यक्ष पद आपको नहीं दे सकती है, वो आपको प्रतिनिधित्व नहीं देगी। इन 40 साल में आपने सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए वोट किया। 40 साल पहले 400 से ज़्यादा सीट वाली कांग्रेस 40 पर सिमट गई और 40 साल पहले 2 सीट वाली कम्युनल फिरका परस्त बीजेपी 300 पार होकर अब 400 पार का दम भर रही है। 40 साल से आपके वोट डालने की जो पॉलिसी रही है, जो तजुर्बे रहे, वो नाकाम हुए हैं। आपको अब पॉलिटिकल विकल्प को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप सेक्युलर बोलकर जिस कांग्रेस को वोट देते हैं, आपने पिछली बार एकनाथ गायकवाड़ को 2,78,000 जो वोट दिए थे वो 99% वोट मुसलमानों के थे। दिगर कोई तबका इस पार्टी को वोट नहीं देता है। सेक्युलरिज्म के नाम से आपने कांग्रेस को एक मुस्लिम लीग बना दिया है। दिगर तबकों के साथ गए बिना हम फिरका परस्तों को हरा नहीं सकते। ये आपको गोल्डन चांस मिला हुआ है। यहाँ फिरका परस्त ताकतें तकसीम होने वाली है और इनकी तकसीम में, इनके डिवीज़न में आपको गोल्डन चांस मिला है अपनी नुमाइंदगी को चुन कर लाने का। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ इंशाल्लाह 2024 का साउथ सेंटर का एमपी अबुल हसन खान वंचित बहुजन आघाड़ी से चुनकर आए। किसी भी नेशनल पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवारी नहीं दिया है। वंचित ने इसका ख्याल रखते हुए मुंबई में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज में एक गुस्सा था, रोष था, जिसे वंचित ने पूरा किया, आज क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने पिछले साल भी 5 लोकसभा के कैंडिडेट दिए थे, इस साल भी हमने 6-7 दिए हैं। इस साल हमारे 2 कैंडिडेट बनने के पीछे की वजह यह है कि जब कोई भी पार्टी, महायुति हो कि महाविकास आघाड़ी हो, आज सेक्युलर के अपने आप को सेक्युलर है प्रोजेक्ट करने वाली उद्धव जी की शिवसेना से मैं पूछना चाहता हूं कि जिन बाला साहब ठाकरे को लोग कम्युनल नज़र से देखते थे, उनको तो भी एक साबिर शेख मिल गया था उम्मीदवारी देने के लिए। क्या उद्धव साहब को एक भी साबिर शेख नहीं मिला पूरे महाराष्ट्र में जहां पर वो एक कैंडिडेट दे पाए? क्या फिर कांग्रेस और एनसीपी को एक भी मुसलमान इस काबिल नहीं लगता है कि वो महाराष्ट्र में लोकसभा की उम्मीदवारी चुनाव लड़ सके या वो चुनकर आकर पार्लियामेंट में नुमाइंदगी कर सके? अरे ये तो छोड़ दो, महाराष्ट्र से जब राज्यसभा
पे मेंबर देना था, तब उनको महाराष्ट्र में एक लायक आदमी नहीं मिला, एक काबिल मुसलमान नहीं मिला, तो उन्होंने यूपी के इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से नुमाइंदगी देने का काम किया। ये कांग्रेस एनसीपी की हकीकत को जान लीजिए, ये आपकी नुमाइंदगी बढ़ाने नहीं, उसको डुबाने के लिए आई हुई जमात है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने 19 में महाराष्ट्र में 25 साल 40 साल से सिवाय अंतुले साहब के एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पार्लियामेंट में चुनकर नहीं गया जिस पार्लियामेंट में आपके शरीयत के कानून बनते हैं, आपके 3 तलाक के 370 के जैसे काले कानून NRC के जैसे बनते। उस पार्लियामेंट में 2 करोड़ महाराष्ट्र के मुसलमानों का एक भी नुमाइंदा नहीं था। 19 में भी प्रकाश अंबेडकर साहब की वजह से गया और इंशाल्लाह 24 में भी प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ ही पार्लियामेंट में वंचित ही मुस्लिम MPs को भेजेगी। फारूक साहब, इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि आपने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं दोनों, और बोले ये मुसलमानों की वोटों को तकसीम करने की साजिश है, इसके बारे में इसका खुलासा। हमारे पास में अपना खुद का 2 लाख से ज़्यादा वोट है। पिछली लोकसभा में हमने 1 लाख से करीब वोट्स लिए हैं। अब आप मुझे बताइए, इस बार हम जो फोकस, क्योंकि तब हम नए थे, 6 महीने की पार्टी ने 1-1 लाख और 3-3 लाख तक वोट लिए थे। इन 5 सालों में रास्तों पे उतरने का, सब समाज घटकों को जोड़ने का काम हमने किया। हमारे पास मुस्लिम वोट छोड़कर 2 लाख से ज़्यादा वोट है बॉम्बे के हर लोकसभा के अंदर। सभी वंचित बहुजन तबकों का 2-2.5 लाख वोट का बेस हमारा है। हम वोट नहीं काटेंगे, उल्टा मुसलमान हमको वोट देंगे तो ही आएंगे। मुझे बताओ, 2,78,000 वोट मिले कांग्रेस के कैंडिडेट को साउथ सेंटर के, तो मुसलमानों का पिछले साल 3 लाख वोट हुआ था EVM में। फिर अकेले कांग्रेस को 2.25 लाख वोट, 2,78,000, तो मुसलमानों के अलावा कौन से बूथ पर वोट है? आप बूथ लिस्ट निकाल कर चेक कीजिए। वोट काटने का काम कांग्रेस कर रही थी, वोटों का बेस वंचित, और उसको अगर मुस्लिम वोट जुड़ता है, दिगर संविधान प्रेमी जुड़ता है तो कामयाबी मिलती है। ये हम दावे के साथ आपको कहना चाहते हैं। आज़ादी से लेकर आज तक ये देखा गया है कि हमेशा मुस्लिम वोटों का बंटवारा ही हुआ है, मुस्लिम कभी एकजुट होकर मतदान नहीं कर पाया। लेकिन आज पहली बार ये देखा जा रहा है इस इलेक्शन में कि तमाम मुस्लिम उलमा और तमाम मुस्लिम समाज और तबके के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक सोच के साथ वोट करने को जा रहे हैं। फिर ये मुस्लिम कार्ड खेलकर इंतशार पैदा करने का क्या सवाल उठता है? मुसलमान कभी भी बटकर वोट नहीं करा है। मुसलमानों ने ख़ास तौर से सेंटर में, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, इन 40 सालों में कांग्रेस नाम की सेक्युलर जमात को अपना जितना वोट होता है वो 90% करता आया है, क्योंकि वो सेक्युलरिज्म को बचाने की लड़ाई समझकर लड़ रहा था। लेकिन हम बीजेपी को हराने के बजाय कांग्रेस को ज़िंदा करने की झूठी जिद में अड़क गए, इसीलिए हम बीजेपी को भी हरा नहीं पाए और कांग्रेस को भी ज़िंदा नहीं कर पाए। इसलिए मुझे लगता है कि मुसलमान गलत विकल्प के ऊपर, गलत ऑप्शन के ऊपर वोट दे रहे थे। उनको एक सही मुतबादिल चाहिए था और वो 2019 में अवेलेबल हुआ। एक जगह मुसलमानों ने वंचित को वोट दिया तो वहाँ MP चुनकर आ गया, दीगर जगह देते। आप आंकड़े निकाल कर अभी कैलकुलेट करो, 2019 के वंचित के वोटों में उस लोकसभा के मुसलमानों के आंकड़े मिला दो, आपको कामयाबी दिखेगी, आपको जीत दिखेगी। लेकिन जो 19 में नहीं हुआ, इंशाल्लाह वो 24 में ज़रूर होगा, ये मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, पांजरापुर का एक सबसे बड़ा मसला है बुद्ध पार्क का, और वो बुद्ध पार्क के लिए टेंडर भी पास हुआ, लेकिन बुद्ध पार्क बनाया नहीं गया। इसलिए वंचित समाज के जो लोग हैं उनके अंदर एक रोष है और गुस्सा है। इस पर क्या कहना चाहिए? उर्दू घर नाम का कंसेप्ट लाया गया था, उसके 1-2 मॉडल बनाने का कहा गया था 2 साल में, लेकिन उसको बनाने में उनको लगे 10-12 साल। फिर भी वो भी अभी पूरी तरह एक्टिवेटेड नहीं है। चाहे बौद्ध समाज का रहे, माइनॉरिटी समाज का रहे, या छोटी छोटी जो हमारी OBC जातियाँ बलुतेदार रहे। अजी जिवाजी महाले होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, ये पूरा डायलॉग फेमस है। जिवाजी महाले के नाम के स्मारक कहाँ बनाए, कितने बनाए उन्होंने? उनको हमारे बहुजनों के नायक नहीं चलते हैं, क्योंकि उनको खलनायकों को नायक करना है। जो माफी वीर थे वो उनको स्वतंत्र वीर नज़र आते हैं, और जो स्वतंत्र वीर थे उनको भुलाने की राजनीति ये कम्युनल पॉलिटिक्स करती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को अपने नायकों को ज़िंदा करना पड़ेगा। इस देश के अंदर नायक थोपे जा रहे हैं, आपको किसी थोपे हुए नायक के लिए नहीं, तो आपको अपने नायक के ऊपर अभिमान करना होगा, क्योंकि ये वो देश है जहाँ पर इस देश में राम को पूजने वाले भी हैं, रावण को पूजने वाले भी हैं। ये देश हमेशा आज़ाद रहा है, उसको जो नायक लगता है वो उसको पूजता है। तो राम को पूजने वाले भी हैं, रावण को पूजने वाले भी हैं। हमारा नायक कौन होगा ये हम तय करेंगे, ये हमारा अधिकार है, ये हमारी ऊपर कोई थोप नहीं सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि अपने महामानवों के लिए हमको अपने प्रतिनिधि चुनकर लाकर सत्ता की तिजोरी अपने हाथ में लेकर अपने कल्याण की योजनाओं को अमल में लाना होगा।